गुड मॉर्निंग माय एग्जाम वॉरियर्स। लीजिए फिर से हम आपके सामने अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? होमोजीनियस, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक्स और वाई दो वेरिएबल होते हैं, दोनों वेरिएबल में दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अपना लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं, जैसे कि हर वीडियो में मोस्टली बोलता हूं, कि जो टाइम चल रहा है वो बहुत ही अच्छा टाइम है। मतलब मौसम तो एकदम माशाअल्लाह चल ही रहा है, बढ़िया था। कभी ठंड होती है, कभी गर्मी हो जाती है। अभी धूप निकली थी, अभी एक दो दिन से बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा मौसम मतलब ठंडा हो गया है, बढ़िया बढ़िया। मतलब इतना अच्छा था मौसम, कभी बाहर निकलो इतना अच्छा मौसम होता है कि यहाँ मन करता है कि इस टाइम कुछ जो है गरम गरम समोसे या पकौड़ियाँ खाई जाएं। तो खाते पीते रहिए, अच्छी बात है, बट जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखिए बच्चों। और बस आप लोगों से एक ही शिकायत है, आप लोग मतलब थोड़ा सा हमको कमेंट कीजिए, जिससे हमको पता लगे कि क्या आप लोग चाह क्या रहे हैं, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस क्या है कुछ। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है, तो हम तो अपने मतलब मेरे अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस दे पाऊँ, वो उतना ही ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा सा मतलब ऐसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं या कहीं कोई साइड बुक लगा रहे हैं, रेफरेंस बुक यूज़ करना है, तो उसका कोई भी क्वेश्चन है या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग वो हिंट्स हम लोगों तक पहुँचाएं, तो हम अपने मतलब लेवल से आप लोगों को कोशिश करेंगे समझाने की। समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए खैर, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या है हम लोग समझ लेंगे। इसकी दो फॉर्म है, एक विद रिस्पेक्ट टू एक्स और दूसरी विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो सबसे पहले हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाली जो है वो हम लोग यूज करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है वो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुकी है। तो हम लोग केवल वाई की विद रिस्पेक्ट टू एक्स की बात करेंगे। ये जो मैंने बोर्ड पे फॉर्म लिखी है ना, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म। मतलब कोई भी इसका यूज कब करेंगे? इसका यूज हम लोग कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिनका सॉल्यूशन ना तो वेरिएबल सेपरेबल से होगा और ना ही वो होमोजीनियस से होंगे। तो उन दोनों से अगर नहीं हो पाएंगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा। dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। अब यहां पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है हमारा डेरिवेटिव फंक्शन, तो p क्या है? p जो होगा, p जो भी वैल्यू होगी वो y का मल्टीपल होगा, y का मल्टीपल। तो वो आपका कांस्टेंट भी हो सकता है और आपका इन टर्म्स ऑफ x भी हो सकता है। सेम ऐसे ही q भी या तो कांस्टेंट वैल्यू होगी या x के टर्म्स में होगी, y नहीं होगा। होल इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में y केवल एक जगह होगा, कहां पर? dy dx के प्लस के साथ, और उसका मल्टीपल हो जाएगा p, और इक्वल्स टू में जितनी भी वैल्यूज हैं वो x के टर्म्स में होंगी या तो वो कांस्टेंट हो सकती हैं, तो वो q हो जाएगी। ठीक है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको इक्वेशन को। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर हम p और q अपना लिख लेंगे, उसके बाद आगे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग लगाते हैं IF। IF हमारा क्या होता है? IF का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, बस याद रखना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो कभी कभी क्या करते हैं ये लोग, क्वेश्चन आपका दिया है, आपसे पूछ लेंगे एक नंबर में या दो नंबर में केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछ लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में कुछ भी ऐसा खतरनाक नहीं है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या करना है? ई टू दी पावर, एक्सपोनेंशियल की पावर में होता है ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स। मतलब हम लोग e की पावर में p का इंटीग्रेशन करेंगे इन टर्म्स ऑफ dx, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? ये हमारा निकल के आएगा IF, और वो हम e की पावर में ही निकलेगा। इसके बाद जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है, जो हम लोग जनरल इक्वेशन लास्ट में फॉर्म करते हैं, वो क्या हो जाएगी?
वो हो जाएगी y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू और इन दोनों के मल्टीपल का dx। ये हमारी होती है इक्वेशन। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करके ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। बस हमको अब आप लोग कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये हम पहचानेंगे कैसे कि होमोजेनियस फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है। तो बच्चों इसको पहचानना बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब आप कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लगाएंगे और उतने ही क्वेश्चन होमोजेनियस फंक्शन के जब लगाएंगे तो आप ये क्वेश्चन मुझसे करेंगे ही नहीं कि पहचानेंगे कैसे, ऑटोमेटिक आपको खुद पहचानना आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर फिर भी अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, सिंपल, बहुत ही सिंपल। कोई भी ऐसी इक्वेशन जो dy dx की फॉर्म में सेपरेट हो जाए, कहने का मतलब अगर dy dx इधर है और इक्वल्स टू में इधर सारे टर्म्स सेपरेट हो जाए अलग, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में फिर सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वेरिएबल की पावर हर टर्म्स में, ठीक है, वेरिएबल की पावर हर टर्म्स में अगर सेम आ रही है तो होमोजीनियस है, नहीं तो ये तो बिल्कुल अलग से ही दिख जाता है हमको दूर से कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें यूज होगी। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन लेंगे तो आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है ना, ये ऐसे टॉपिक है, इनमें जब तक क्वेश्चन नहीं लेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। इतना समझ गए होंगे आप। चलिए हम बढ़ते हैं अपने एक क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन अगर हम बात करें हमारा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है भाई, लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा है। अब ये थोड़ा सा चेंज दिया होगा, जैसे लिखा है y dx, बुक ही उठा लेते हैं। y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0। अभी हम आपको ये भी बता देंगे कि पहचानेंगे कैसे, क्वेश्चन होगा तो बताने में आसानी रहेगी। ये क्वेश्चन है, सबसे सिंपल बात, y सिंगल है, x सिंगल है, y का स्क्वायर है, खत्म। होमोजीनियस हो ही नहीं सकता है। समझ में आई बात? y सिंगल x सिंगल, यहाँ भैया y का स्क्वायर कैसे आ गया? y का स्क्वायर आएगा, इसका मतलब ये होमोजीनियस नहीं है, कहानी खत्म हो गई। वेरिएबल सेपरेबल का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि dx के साथ, चलो y है, हम y को dy के साथ सेपरेट करेंगे, बट ये होल फंक्शन अगर x में होता तो वेरिएबल सेपरेबल हो जाता, बट यहाँ पर x और y दोनों इंक्लूड है, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर y dx। हाँ, एक चीज और बता दें बच्चों, ये देखो मैं बताना भूल गया, ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया ये क्वेश्चन आपका है dx अपॉन dy की फॉर्म में, जो पार्ट रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो मुझे ध्यान नहीं रहा, नोट कर लिया, खैर चलो नोट कर लिया, तो इसमें ये भी है कि पहचान बता दें। तो dx अपॉन dy के टर्म्स में वही होंगे जिसमें, जैसे अभी हमने एक चीज बताई थी, dy अपॉन dx बताया था, इसमें क्या है, प्लस पी बाई इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, तो जो फॉर्म हमारी आ रही है उसमें क्या होगा, उसमें जितनी भी बड़ी इक्वेशन दी होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, y जो है ना वो केवल एक ही जगह दिया होगा, वो भी सिंगल y, वो भी y। जैसे मान लें यहाँ पे दिया है cot x y इंटू कॉट एक्स, तो यहाँ पर y दिया होगा, y दूसरा कहीं y नहीं दिया होगा, बट यहाँ पर क्या y स्क्वायर दिया है, y भी दिया है, तो इसका मतलब ये वाला इस फॉर्म में है, ना कि इस फॉर्म में है। ठीक है, चलो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया मैंने। तो हम लोग क्वेश्चन ऐसा उठाते हैं जो रिड्यूस नहीं हुआ है। ये उठाते हैं dy अपॉन dx प्लस y cot x, dy अपॉन dx प्लस y cot x इक्वल्स टू 2x प्लस x स्क्वायर cot x, 2x प्लस x स्क्वायर cot x, ये है क्वेश्चन। अब यहां पर y कितनी जगह है दिख रहा होगा, y केवल एक ही जगह है, इसका मतलब ये आपका dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में है। तो y के साथ अभी हमने समझाया है, इसकी हम कंपेयर करें, अगर हम इसकी कंपेयर करें तो p की वैल्यू क्या हो गई, cot x हो गई, लिख लो भाई, p इक्वल्स टू cot x। q की वैल्यू क्या हो गई,
2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। क्लियर? पी क्यू की वैल्यू क्लियर। अब हम लोग सबसे पहला काम हमारा होता है आई एफ निकालना, ई टू दी पावर पी डी एक्स, ठीक है, ई टू दी पावर पी कितना है कॉट एक्स डी एक्स, ई टू दी पावर कॉट एक्स की वैल्यू, इंटीग्रेशन क्या होता है कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन की बात की जाए कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब एक बात बिल्कुल याद रखना, e की पावर में अगर लॉग आता है तो वो पूरा पार्ट हो जाता है एलिमिनेट, बचता है केवल लॉग की वैल्यू साइन एक्स, ठीक है। e की पावर में अगर डायरेक्ट लॉग दिख जाए तो उसको एलिमिनेट करके केवल लॉग की वैल्यू बचती है, वो कितनी है साइन एक्स। तो यहां पर आई एफ आया है साइन एक्स। अब हमारी जनरल इक्वेशन जो हम लोगों से पूछी जाती है वो क्या होती है y इंटू आई एफ, कितना आई एफ है साइन एक्स, ठीक, इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू, आई एफ मीन्स साइन एक्स इंटू क्यू, क्यू मतलब 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स डी एक्स। बचा कुछ? नहीं बचा, यहां पर कॉट एक्स, ठीक सही है। तो ये हो गया। अब यहां पर करना क्या, y साइन एक्स चलेगा, कोई बात नहीं। यहां पर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर हमें करना है सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन, ये अगर हम लोग बात करें ये दो चीजें दे रखी हैं, तो साइन को साइन रहने दो, 2x प्लस एक्स स्क्वायर रहने दो, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन एक्स, खत्म, dx, y नो y इक्वल्स टू साइन एक्स इक्वल्स टू, अब यहां बचा है हमारा cos x इंटू दिस, दो फंक्शन बचे, तो इसको हम लोग लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको लेते हैं सेकेंड फंक्शन, यहां लगेगा प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड में सबसे पहला टर्म होता है, फर्स्ट वाला हम लोग सेम ऐसे ही नोट कर लेंगे, cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा माइनस होल इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव 2 प्लस 2x, 2x का 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x, ये है आपका cos x dx, y साइन x, इसको तो चलने दो, कोई काम ही नहीं इसका, साइन x इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर। यहां हम बात करेंगे फिर से, यहां पे फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन ले लो, चलो करते हैं। फर्स्ट फंक्शन 2 प्लस 2x नो चेंज, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ cos x, एक सेकेंड बच्चों हुआ है कुछ, हाँ, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x हो गया, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन sin x, ये बात, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकेंड फंक्शन हमारा sin x है, sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos x, ठीक, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन 2, इसका डेरिवेटिव 2 का 0, 2x का 2, साइन का माइनस साइन एक्स, साइन का cos x dx, ठीक। अरे भाई इक्वल क्यों लग जाता है, इक्वल लगता है ज्यादा पसंद है, ये हो जाएगा साइन 2x साइन x, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम बात करें इसकी तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2x इक्वल्स टू इंटू कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2, अब यहाँ cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। कैसा लगा बच्चों क्वेश्चन, मजा आया? अब आप चाहें तो साइन कॉमन, बट साइन 2 से कॉमन होगा, यहाँ cos है, तो ये आपका है सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन होंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, इसलिए बिल्कुल टेंशन ना लें और बहुत ही मजे से क्वेश्चन को सॉल्व करें। और हाँ, जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने लगाया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट जो c लिखा है, कुछ क्वेश्चन में क्या होता है पार्टिकुलर सोल्यूशन निकलवाते हैं, तो पार्टिकुलर सोल्यूशन में कुछ खास नहीं है, बस वहां पर x और y की वैल्यू दे देते हैं ये लोग, तो x y की जब वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे
तो हमें वहां से सी की वैल्यू मिलेगी, फिर उसी सी की वैल्यू को फिर से हम लोग यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, इतना काम बस बढ़ जाता है पार्टिकुलर सोल्यूशन में। ये है जनरल सोल्यूशन जो निकाला है, और जब सी की वैल्यू निकालनी होती है तो वो हो जाता है पार्टिकुलर सोल्यूशन। चलो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, जैसे कि ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है बच्चों, देखना एनसीईआरटी एग्जाम्पल 23 है आपका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के मत लेना। क्वेश्चन हल्का है लेकिन हल्के में लेना नहीं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 23 में दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 1। एक कर्व की इक्वेशन है जो कहां से पास हो रही है, 0, 1 पॉइंट से पास हो रही है। इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इस कर्व का टेंजेंट जो है, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो किसी भी पॉइंट पर x, y एक पॉइंट है, उस पर क्या है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट्स। क्लियर, x कोऑर्डिनेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। मतलब कर्व के किसी भी पॉइंट पर जो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो किसके इक्वल है, वो इसके x कोऑर्डिनेट प्लस प्रोडक्ट ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा होता है dy dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा होता है dy अपॉन dx, और ये इक्वल किसके है, ये इक्वल है x कोऑर्डिनेट प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ x एंड प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, x और किसके, x y, इन दोनों के सम के इक्वल है हमारा dy अपॉन dx। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है हमको, कुछ भी नहीं करना है, इसको लाना इधर माइनस एक्स वाई एक्स, ये हमारी हो गई फॉर्म, हो गई बच्चों। अब इस फॉर्म को क्या करना है, ये dy अपॉन dx माइनस एक्स, यहां पर p की वैल्यू मैं पूछूं क्या है, माइनस एक्स है, क्यों यहाँ प्लस होता है, माइनस है तो माइनस साथ चला आएगा, क्यों एक्स के इक्वल है। कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा। आई एफ कैसे निकालेंगे, आई एफ हो जाएगा e टू दी पावर p, p मतलब माइनस एक्स डी एक्स, तो e टू दी पावर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, खत्म क्वेश्चन। इक्वेशन क्या होगी, y इंटू आई एफ, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इधर इंटीग्रेशन आई एफ, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये होगा आई एफ। इसके बाद इंटीग्रेशन किसका करना, वो ये हो जाएगा आई एफ के साथ क्यू, क्यू हमारा है एक्स डी एक्स, खत्म क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है बस, तो इंटीग्रेशन करना है, कोई बड़ी बात नहीं। हम लोग क्या करें, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को लेट करते हैं टी, डेरिवेटिव निकालो इसका, माइनस का 2x अपॉन 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी, 2 कैंसिल, तो यहां से dx की वैल्यू क्या आ गई, dt अपॉन एक्स, वो भी कैसा, माइनस का, बस काम खत्म। माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये आपका है e टू द पावर t, क्योंकि माइनस के साथ हमने t लिया है, मल्टीप्लाई x चलेगा, और dx की वैल्यू ये निकाल ली है, माइनस डी टी अपॉन एक्स, एक्स एक्स खत्म, y e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e माइनस का e टू दी पावर t, e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t प्लस c। आइए हम लोग आते हैं यहाँ पर, y ये हो गई इक्वेशन। अब ये इक्वेशन जो है कहाँ से पास हो रही थी, 0, 1, देख लेते हैं 0, 1 है, 1, 0, 0, 1, ये कर्व की जो इक्वेशन है, कर्व जो है हमारा कहाँ से पास हो रहा था, 0, 1, तो 0, 1 हम लोग इसमें सेटिस्फाई कराएंगे। ये पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, x0 y 1, y है 1, x है 0, मतलब 0 ही आ गया ये, माइनस ये t है आपका, t की वैल्यू क्या थी, यहां भी लिख सकते हैं हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस c, तो ये 0, 0 जो है ये 1 हो जाएंगे सब, ये क्या हो जाएंगे 1,
तो किसी की पावर 0 तो 1, तो ये 1 हो गया, ये हो जाएगा -1, ये प्लस सी, तो सी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 2। उठाओ यहाँ से सी की वैल्यू 2 पुट कर दो, y e टू दी पावर -x स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू -e टू दी पावर -x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2। अब ये जो e टू दी पावर है यहाँ से कैंसिल होगा और यहाँ मतलब यहाँ से बिल्कुल हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ -1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस 2e टू दी पावर x स्क्वायर अपॉन 2, माइनस साइन हट जाएगा। ठीक है, हम लोग ये भी कह सकते हैं होल इक्वेशन को हमने e टू दी पावर x स्क्वायर -x स्क्वायर अपॉन 2 से डिवाइड किया है। तो यहाँ डिवाइड करेंगे, कैंसिल, यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 के साथ आएगा, ये आ जाएगा, फिर इसको ऊपर ले लेंगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। ये आपकी इक्वेशन बनी है एकदम जबरदस्त वाली। ठीक बच्चों, ये हो गई कौन सी इक्वेशन, पार्टिकुलर, ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया जनरल इक्वेशन का। अब बस डिफरेंशियल इक्वेशन आपका हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर अलजेब्रा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे वेक्टर अलजेब्रा का वीडियो और पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, उसमें कोई भी डाउट्स नहीं बचेगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन अभी लैक ऑफ टाइम की वजह से क्वेश्चंस थोड़े कम हो पा रहे हैं, लेकिन मेरा मेन मोटो ये है कि आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, क्योंकि क्वेश्चन तो हम लोग प्रैक्टिस सेट जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन तो उसमें भी बहुत सारे होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका जो है वो एनसीईआरटी से ही क्लियर होता है। ये मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको। आप कोई रेफरेंस बुक ले लें, कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लें, आप जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर का वो आप केवल एनसीईआरटी से ही समझ पाएंगे, एनसीईआरटी से ही क्लियर हो पाएगा। बाकी कोई बुक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएगी, या तो आप उस लेवल, मतलब उस लेवल पे पढ़ाई क्यों आपने, लेकिन जो बेसिक लेवल है, नॉर्मल जो एकेडमिक लेवल है हम लोगों का, वो हम लोग केवल एनसीईआरटी से ही क्लियर करते हैं, और एकेडमिक लेवल एनसीईआरटी से ही हो पाता है। ठीक है, उसमें साइड बुक की उतनी जरूरत नहीं है। हम केवल साइड बुक किसके लिए होती है, साइड या रेफरेंस बुक केवल होती है प्रैक्टिस करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने के लिए। ठीक है, तो अभी बस क्वेश्चंस कुछ ज्यादा नहीं आ पा रहे हैं केवल टाइम की वजह से, क्योंकि फिर प्रैक्टिस सेट जब सॉल्व करवाएंगे तो वहां पर जो है क्वेश्चन की लिमिट नहीं होगी, वहां पर जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे कराएंगे हम। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, cos स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10x। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम, हमको सब अलग दिख रहा है, केवल y सिंगल है, तो यहां पर डी वाई डी एक्स थोड़ा सेपरेट करेंगे, होल इक्वेशन को डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से, तो इसका कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा y अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस है, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये हो जाएगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। ये आपका p है, ये क्या है p, और ये पूरा क्या है q। तो अगर हम बात करें यहाँ पर IF हमारा क्या होगा, e टू दी पावर p dx, मतलब सेक स्क्वायर एक्स dx, तो e टू दी पावर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, ये IF निकला है। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इंटू IF, मतलब e टू दी पावर 10x होल इंटीग्रेशन कितना होगा, IF e टू दी पावर 10x इंटू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, ये हो गया। अब हम लोग 10x को लेट कर देते हैं t, तो इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt, dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, फंक्शन हो जाएगा y इंटू ई टू दी पावर 10x इक्वल्स टू ई टू दी पावर t इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सारी वैल्यूज पुट करनी है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन
सेक स्क्वायर एक्स, ये भैया सेक स्क्वायर एक्स खत्म, क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा है। क्वेश्चन बन गया है बच्चों वाला, e टू दी पावर 10x इक्वल्स टू क्या बचा है? t इंटू ई टू दी पावर t, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। आ जाओ सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। t को छोड़ा, इसका इंटीग्रेशन माइनस, फिर नेक्स्ट लेवल पे हम लोग क्या करेंगे? t का डेरिवेटिव 1, इसका e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन सेम, y e टू दी पावर 10x इक्वल्स टू t e टू दी पावर t माइनस e टू दी पावर t प्लस c, y e टू दी पावर 10x इक्वल्स टू e टू दी पावर t कॉमन आएगा, लेकिन e टू दी पावर t है क्या? यह है e टू दी पावर 10x कॉमन, ये आ जाएगा t माइनस 1, मतलब 10x माइनस 1, ये आया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो कुछ भी टफ नहीं है, बस ये है क्वेश्चंस को सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे कि होमोजीनियस का है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है या आपका वेरिएबल सेपरेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले जब क्वेश्चन आए पेपर में तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे वेरिएबल, सिंपली देखेंगे सेपरेट हो रहा नहीं हो रहा, dx के साथ x के टर्म्स और dy के साथ y के टर्म्स। हाँ, अगर ये सेपरेट नहीं होता है, अगर ये सेपरेट नहीं होता है तो उसके बाद हमारा दिमाग जाएगा होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या है? होमोजीनियस में केवल x y के सारे टर्म्स, जितने भी टर्म्स हैं अलग अलग, सभी में सेम पावर हो, चाहे x की कम, चाहे सिंगल x की हो, चाहे xy की मिलाकर पावर सभी की हर टर्म में सेम होनी चाहिए, तो होमोजीनियस बन जाएगा। अदरवाइज लास्ट में हम लोग जब आएंगे, जब देखेंगे कुछ काम नहीं हो रहा है, तब हमारा बनेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इतना तो सोचना ही नहीं है, मैं तो अभी आपको समझा रहा हूं, लेकिन आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि वहां पे इतना टाइम नहीं होता कि हम सोचें कि 3 मेथड में कौन सा लगेगा। वहां तो फटाफट जैसे क्वेश्चन देगा तुरंत माइंड क्लिक करेगा कि हाँ हमको होमोजेनियस लगाना है या कौन सा लगाना है, बस आप स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, वहां इतना टाइम नहीं होता है हम लोगों के पास। तो बच्चों ये आज जो है हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक आपको पढ़ाया है, और मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कुछ खास नहीं, कुछ खास था ही नहीं। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि कोई भी टॉपिक होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से डील करते हैं। मतलब कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कहना चाहूँगा कि उसको पहले से ही समझ लेते हैं ये बहुत टफ है यार लीनियर। बच्चे आपस में बात, यार तुमने पढ़ा यार ये होमोजेनियस वाला तो बड़ा टफ है, बड़ा कंफ्यूज करता है, बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेशन होते हैं। कुछ कहते हैं बच्चे कि नहीं अरे यार होमोजेनियस फिर भी ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टफ है। बट ऐसा कुछ नहीं है, सबका अलग माइंड, अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है चैप्टर को समझने का, सोचने का। तो दूसरों के मतलब अगर दूसरा कोई बोल रहा है तो वो दूसरों के लिए हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड, बट खुद पे वो प्रेशर ना डालें। हर क्वेश्चन को, हर टॉपिक को बहुत ही क्या है, बहुत ही कहते हैं स्मूथली, बहुत ही मतलब एकदम प्यार से पढ़ें। ठीक है, तो आपको बहुत टॉपिक अच्छा लगेगा, और मैथ सब्जेक्ट इतना अच्छा है कि आप जितना मन लगा के पढ़ेंगे उतना ही इसमें मजा आएगा। ठीक है बच्चों, तो खैर चलो ये तो हो गई मैथ्स की बात। आप क्या होंगे विनीत सर जो है मैथ्स करते रहते हैं, तो बच्चों मैथ्स का मुझे थोड़ा सा सब्जेक्ट बढ़िया लगता है, और मेरे 2 ही तो सब्जेक्ट फेवरेट हैं, एक मैथ्स दूसरा फिजिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन से आपको स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे। जो बच्चे 11th में हैं, खासकर उन लोगों के लिए मैसेज जो बच्चे 11th में हैं या उनके छोटे भाई बहन 11th में हैं, तो उनके लिए जो नया सेशन स्टार्ट होगा अप्रैल से, वो बिल्कुल जो है एक एक क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटी का स्टार्ट होगा, और एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको कराऊंगा। आप लोग अपने प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं लेकर आऊंगा वेक्टर अलजेब्रा, और बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने फॉर्मूले सारे लिखाएंगे, और कम से कम 2 से 3 वीडियो में ये टॉपिक आपका चलेगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं बच्चों, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद।